Okay. Largely you guys are targeting JKSSB एग्जाम. ठीक है. पहले समझेंगे. आई विल बी टीचिंग यू पॉलिटी. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू JKSSB एग्जाम. पॉलिटी इज इन इंडियन पॉलिटी. मेंशनड है सिलेबस में. आई होप के सिलेबस देखा होगा. ठीक है, सिलेबस देख के आए हो. अभी तक जितने भी अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स हैं उसके सिलेबस अभी तक नहीं आए हैं. बट पॉलिटी या किसी भी आप जीएस के सब्जेक्ट को लोगे, कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं जो हमेशा वहाँ पे रहेंगे. ठीक है, पॉलिटी इज वन सच सब्जेक्ट. ठीक. सबसे पहले पॉलिटी से समझते हैं व्हाट इज पॉलिटी. व्हाट इज पॉलिटी. पढ़ा है कभी? पढ़ा है? क्या समझते हो पॉलिटी से? संविधान, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया. क्या होता है पॉलिटी? जितनी भी डेमोग्राफीज हैं, डेमोग्राफीज या डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोग्राफी. पॉलिटी में हम ये पढ़ते हैं हाउ अ गवर्नमेंट रन्स. ठीक है, एक गवर्नमेंट, हाउ अ गवर्नमेंट रन्स, या फिर कोई भी स्टेट फंक्शन कैसे करती है. कोई भी स्टेट फंक्शन कैसे करती है. ठीक है, स्टेट एज इन, हमेशा याद रखना जब भी हम पॉलिटी की बात करते हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, स्टेट माने उत्तर प्रदेश नहीं. स्टेट का मतलब इंडिया. ठीक है, हम कंट्री और स्टेट इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. ठीक है, तो हम पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं या इंडियन पॉलिटी में हम स्पेशली क्या पढ़ेंगे कि हमारी कंट्री रन कैसे करती है, हमारी कंट्री गवर्न कैसे करती है. आई एम श्योर कि इसका आंसर तो दे दोगे कि कंट्री गवर्न कैसे करती है. अंडर द एम्बिट ऑफ, अंडर द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और इंडियन पॉलिटी with respect to your JKSSB exam or any other exam is nothing but understanding constitution. ठीक, बहुत इजी है, बिल्कुल घबराना नहीं. पॉलिटी इनफैक्ट आई फाइंड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर बच्चे ने कभी ना कभी पढ़ा होता है. आपको ज्योग्राफी भूल गई होगी, साइंस टेक भूल जाता है, बट इंडियन पॉलिटी, सिविक्स पढ़ के आए हो ना, आई एम अज्यूमिंग कि 10th पास है. ठीक, तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ के आए हो. यहाँ पे आके क्या करना है, पढ़ा तो है बट यहाँ पे आके क्या करना है, इसी चीज को पॉलिश करना है. इसी चीज को क्या करना है, पॉलिश करना है. पॉलिश कैसे करना है, यहाँ पे माई जॉब इज टू टेल यू कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं. ठीक है, कोई भी एग्जाम होगा, एंड आई पर्सनली बिलीव कि चाहे आप JKSSB के लिए आए हैं, एटलीस्ट मैं इतना बेस बना दूं कि कल को अगर KS टारगेट करो तो एटलीस्ट इस सब्जेक्ट से मत डरो. ठीक है, और हो सकता है कल को इसे ऑप्शनल भी ले लो. ठीक है, तो एटलीस्ट मेरी जॉब क्या है यहाँ पे, ताकि ये सब्जेक्ट तुम्हारे लिए इजी बना दूँ. इस सब्जेक्ट मैंने देखा है यूजुअली स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस से बहुत डरते हैं कि आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे, ये याद करना पड़ेगा. कुछ याद नहीं करना है, रटना क्यों है, अपनी ही कंट्री को समझना है, उसमें रटना क्यों है. एंड एटलीस्ट पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि पढ़ के जब इस क्लासरूम से बाहर निकलोगे ना, एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन के निकलोगे. ये एग्जाम के बाहर भी हेल्प करेगा, सोसाइटी में हेल्प करेगा. ठीक है, तो हम पॉलिटी को बहुत ही होलिस्टिकली समझेंगे. कुछ नहीं करना है, ज़्यादा घबराना नहीं है, ये समझना दैट आई एम हेयर टू बी एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन. कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे लिए क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या राइट्स अवेलेबल है. मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया क्या क्या राइट्स देता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या क्या है. यही हमने अनफोल्ड करने हैं अपनी डिफरेंट क्लासेस में. समझ आया? ठीक है, तो पॉलिटी क्या है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्टेट. ठीक है, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन, इतना आलस मत करो. पॉलिटी क्या है, बेसिकली टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट.
अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। ठीक, दिस इज पॉलिटी। कोई भी चीज पढ़ो, चाहे इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हो या इसी सिलेबस में कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। हर वर्ड का मतलब पता होगा तो क्वेश्चन पेपर में गेस करना इजी हो जाता है। ठीक है, लिख लिया? What is polity? Basically, to understand the, very good. Now, what was the need of constitution? What was the need of constitution? Constitution क्यों लाया? सोसाइटी तो काम कर रही थी ना, कब से सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है, बट कॉन्स्टिट्यूशन लाना पड़ा, क्यों? What was the need of bringing the constitution? ओके, बाकी सब इक्वल रहे तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो सब इक्वल नहीं थे? तब भी तो सोसाइटी तो एग्जिस्ट कर रही थी ना। हमेशा वाई डेवलप करो कि ये आया है तो क्यों आया है। ठीक है, ऑल्दो ये किस में हेल्प करेगा? आज की क्लास बेसिकली क्या है, बेस बना रही हूँ सब्जेक्ट का। ठीक है, तो वाई डेवलप करो जब भी कोई चीज़ पढ़ने लगो। उससे क्या होगा, क्यूरियस माइंड है, हर चीज़ का आंसर ढूंढता है। हर चीज़ का आंसर ढूंढोगे, रिलेटेबिलिटी बिठाओगे, रिलेटेबिलिटी बिठाओगे तो हो सकता है एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए। क्योंकि डू नॉट, ये बिल्कुल मत सोचना, डू नॉट अज्यूम कि आप जितना पढ़ के जा रहे हो 120 के 120 क्वेश्चन उसी में से आएंगे। ठीक है, जेके एसएसबी, बी इट जेके पीएससी और एनी अदर एग्जाम, कोई भी एसएससी ले लो, बट डू नॉट अज्यूम कि मैं इतना पढ़ के जा रहा हूँ और 120 के 120 क्वेश्चन जो है, जितना मैं पढ़ के गया हूँ, जितना मैं पढ़ के गई हूँ उसी में से आएंगे। वहाँ पे क्या करना पड़ता है, एजुकेटेड गेस। एजुकेटेड सुना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना, एजुकेटेड गेस करना। और एजुकेटेड गेस कैसे करते हो? जब बेस बना होता है, जब हर चीज़ का आधार पता है। ठीक है, जब क्लासेस में सीखा है कि रिलेटेबिलिटी क्या होती है। एटलीस्ट कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे नहीं पता है आंसर क्या है, बट दो तो एलिमिनेट कर पाओगे। इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लेना। ठीक है ना, अब बताओ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आया? अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता, पहले क्या था? अर्लियर द केस ऑफ जंगल रूल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन एब्सेंट होता तो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन एब्सेंट होता तो क्या केस बनता? जंगल रूल का, मसल पावर। चलो एक सेकंड के लिए हम सोचते हैं कि मनी पावर नहीं भी काम करती, मसल पावर तो करती। जिसके पास ज्यादा पावर है उसने क्या किया, दूसरे को ओवरटेक कर दिया। ठीक है, अपना घर बनाया, साथ में बगल में किसी और ने घर बनाया, उसका भी पसंद आ गया, और द पर्सन हैज मसल पावर, तो गए और लूट लिया और कब्जा कर लिया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि टू मेंटेन एक लॉ एंड ऑर्डर बना है सोसाइटी में, और उसी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से सोसाइटी गवर्न करेगी। इन केस समवन गोज अगेंस्ट द लॉ एंड ऑर्डर और लॉ ऑफ द लैंड, तो वहां पे क्या है, द पर्सन विल गेट पीनलाइज्ड और विल गेट पनिश्ड। इमेजिन करो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग इमेजिन करो कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता इंडिया में तो कितने दंगे होते, कितने गुंडे उठ जाते। लॉ ही नहीं है ना। पुलिस क्या कर रही है, हम बोलते हैं ना पुलिस से डरते हैं जी, पुलिस क्या कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को ही तो ऑन ग्राउंड अप्लाई कर रही है। तो अल्टीमेटली हमारी कंट्री किससे गवर्न कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन से। समझ आया? व्हाट इज पॉलिटी? टू अंडरस्टैंड हाउ अ कंट्री गवर्न्स, एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू विच आर कंट्री गवर्न्स। ठीक है, समझ आया? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू विच आर कंट्री
governs. So basically, what is constitution? So basically, what is constitution? It is supreme law of the land. What is constitution? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. इससे बड़ा कोई लॉ है हमारी कंट्री में? अगर है तो बता सकते हो, क्योंकि मुझे अभी तक तो नहीं पता है. ठीक, अभी तक हमारी कंट्री में विच इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड? कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लियामेंट क्या है? एक क्वेश्चन, व्हाट इज पार्लियामेंट? पार्लियामेंट पता है ना? इंडिया में कहाँ है पार्लियामेंट की सीट? इतना सोच के क्यों बोला? तो पार्लियामेंट क्या है? नाउ अंडरस्टैंड द रिलेटिबिलिटी. पार्लियामेंट इज हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री. हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री. बट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. तो पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी सबसे पहले किसको देखेगी? कॉन्स्टिट्यूशन को. कि हम इसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहे हैं, हम कुछ ऐसा लॉ तो नहीं बना रहे हैं जो इसको वायलेट कर देगा. ठीक है, समझ आया? दिस इज पार्लियामेंट. इट इज हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री. बट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. ठीक है, समझ आया? ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे जर्नी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जर्नी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज, राइट डाउन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे? हमने बात की कि इंडिया में द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इज व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन. बट कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में कैसे आया? ठीक है, अब हम उसको समझेंगे. क्या है? हाँ, पॉलिटिक्स में क्या पढ़ते हैं? पॉलिटी क्या है? हाउ अ कंट्री रन्स, हाउ अ कंट्री गवर्न्स. ठीक है, कौन कर रहा है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन खुद उठ के आ रहा है वो किताब? नहीं. किसके थ्रू कर रहे हैं? गवर्नमेंट के थ्रू. गवर्नमेंट क्या है? अ पॉलिटिकल पार्टी. जो पॉलिटिकल पार्टी जीत गई वो गवर्नमेंट बन गई. एंड इंडिया इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम. इंडिया में क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम है. और जब हम उस मल्टी पार्टी सिस्टम को पढ़ते हैं, हम क्या, वी आर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स. समझ आया? ठीक है, क्लियर है ना? मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, के कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे. ठीक है, पहली दफा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आइडिया वाज गिवन बाय इन 1922 बाय MK गांधी. इन्होंने सिर्फ बात की थी दैट वी शुड हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. इन्होंने सिर्फ एक बात की थी दैट वी शुड हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड इन 1934 इट वाज MN रॉय. ये एक कम्युनिस्ट मेंबर थे. ठीक है, MN रॉय. ही पायनियर्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ही पायनियर्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था. हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ोगे पूरा फ्रीडम स्ट्रगल. तो इट वाज MN रॉय जिन्होंने बोला दैट साहब वी शुड हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम इतना ही लड़ रहे हैं तो कल को ब्रिटिश द्वारा दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फॉलो करें? हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. और तब तक हिस्ट्री की क्लासेस में या फिर ऐसे भी अभी तक अगर स्टडीज़ के टच में हो, इतना तो पढ़ा होगा कि जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो लोगों को अवेयरनेस आ चुकी थी. तभी तो उठ के लड़े. तभी तो एक ब्रिटिश सरकार के, एक फॉरेन सरकार के खिलाफ जाके लड़ रहे थे कि हाउ कैन यू गवर्न अस, वी आर क्वाइट एबल टू गवर्न आवरसेल्फ. हम शुरुआत.
शुरुआत करना। एम.एन. रॉय, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया की एक शुरुआत की और बहुत ही स्ट्रॉन्ग शुरुआत की। बहुत स्ट्रांगली इन्होंने इस चीज़ को एडवोकेट करा कि हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए विच विल बी मेड बाय इंडियंस ओनली। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल का ये मतलब नहीं है कि आपने हमें आज़ादी दे दी और अल्टीमेटली आप हमें एक बुक दे देंगे कि आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करो। ठीक है, एम.एन. रॉय ने बोला कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं। ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1934, वेरी गुड। देन कम्स द ईयर ऑफ 1935। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इस चीज को सपोर्ट किया। 1935 में इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी कहा कि हाँ डेफिनेटली हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? कब बनी थी? 1985 में, आज़ादी के बाद। फिर 1885 में। ठीक है, अगर इससे इतना भी लिंक कर लिया होता कि 47 में हम आज़ाद हुए हैं, 1947 में आज़ाद हुए हैं, तब भी 1885 आ जाता आंसर कि आज़ादी से तो पहले ही बनी है ना। ओके, तो यहाँ पे 1935 में इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि हाँ डेफिनेटली वी शुड हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देन कम्स द ईयर ऑफ 1938। 1938 में इवन जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू जी का हम स्पेसिफिकली क्यों लिख रहे हैं, उस समय तक ये बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी बन चुके थे। और जब भी किसी कंट्री में कोई प्रोमिनेंट पर्सनालिटी कुछ बोलती है तो वो चीज़ पूरे देश का ध्यान खींचती है, पूरी जनता का ध्यान खींचती है। 1938 में इवन जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि हमारे पास अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कि क्या करेगी? फ्रेम करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को। हमारे पास अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कि फ्रेम करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, हाँ, राइट डाउन एज इट इज। ठीक है, इन 1938 even Nehru demanded that we should have our own constituent assembly which will make constitution for free India। ठीक है, रनिंग नोट्स लेने की आदत होनी चाहिए। हर लाइन के बाद मुझे ये नहीं बोलना पड़ना चाहिए कि राइट डाउन, क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, बाकी जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी मैं बताऊंगी कि पर्टिकुलर टॉपिक में से भी कौन सा कोर एरिया है जहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, अब 1939 में क्या हुआ था? 1939 में क्या हुआ था? क्या हुआ था? असेंबली बनी थी। कौन सी असेंबली बनी थी? 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, 1939 में इंटरनेशनली क्या हो रहा था? वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था। अब अंडरस्टैंड द स्टोरी। पॉलिटी में जितनी भी क्लासेस होंगी ऑलवेज फोकस ऑन द स्टोरी, क्योंकि स्टोरी से आंसर निकालोगे एग्जाम में। 1939 में इंटरनेशनली वर्ल्ड वॉर हो रहा था। ठीक है, और ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटेन ने क्या किया? अब उनको आर्मी चाहिए थी, उन्होंने इंडियंस को ड्रैग कर दिया वर्ल्ड वॉर में विदाउट इवन आस्किंग इंडियंस कि हम तुम्हें ड्रैग कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, और जब उन्होंने ऐसा किया तो इंडियंस ने क्या बोला? मना कर दिया। उन्होंने बोला कि साहब वी विल नॉट सपोर्ट यू। क्यों? व्हाई वी विल नॉट सपोर्ट यू? तुम हमारी डिमांड मान रहे हो? तुम हमारी डिमांड मान रहे हो? तुम हमें कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हो? हम कितने सालों से मांग रहे हैं, बट इफ यू आर नॉट अग्रीइंग टू अस, हम भी सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, 1940 का साल आता है। इसी के साथ अगले साल 1940 में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? एक अगस्त ऑफर लेते हैं। वेरी गुड, एक अगस्त ऑफर देते हैं। ठीक है, शिमला में जाके ये हमें एक अगस्त ऑफर देते हैं। अगस्त ऑफर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगस्त के महीने में आया था। ठीक, अगस्त ऑफर में क्या बोलते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करो, आप हमारा वर्ल्ड वॉर 2 में हमें सपोर्ट करो, हम आपको वॉर एंड होने के बाद आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे देंगे। ठीक है, हम आपको आपकी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे देंगे, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या होगा?
वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी एंड यू विल गेट अ डोमिनियन स्टेटस. व्हाट इज डोमिनियन स्टेटस? डोमिनियन स्टेटस जब आप हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ोगे तो डोमिनियन स्टेटस पहले हमारी फ्रीडम स्ट्रगलर्स मांग रहे थे कि आप हमें डोमिनियन स्टेटस दो. बेसिकली डोमिनियन स्टेटस को इतना वो रॉकेट साइंस नहीं है. डोमिनियन स्टेटस बस इतनी सी बात थी कि ब्रिटिशर्स ने बोला अगस्त ऑफर में हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे, जिसका मतलब ये है कि तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो बना सकते हो बट सर्टन सब्जेक्ट्स जैसे फॉरेन अफेयर्स, जैसे कम्युनिकेशन, ये कुछ एक ऐसे डिसीजंस होंगे जो तुम हमसे पूछ के ही लोगे. और इंडियंस मानेंगे इस बात को? क्या लगता है, मानेंगे? नहीं. इंडियंस ने क्या कर दिया, ईस्ट अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया. इंडियंस ने क्या किया, ईस्ट अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, रिजेक्ट करना चाहिए था, नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ, लेकिन 1942 में एक और चीज स्टार्ट हो गई थी. क्या स्टार्ट हुआ था? 1942 में क्विट इंडिया मिशन स्टार्ट हुआ. ठीक है, क्विट इंडिया मिशन स्टार्ट हुआ था. यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था कि कौन सी डेट में क्विट इंडिया मिशन स्टार्ट हुआ था. 8 अगस्त 1942. ठीक है, तो यहाँ पे जब 42 में क्विट इंडिया मिशन स्टार्ट हुआ, ब्रिटिशर्स को तो एक चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई थी. वो क्या क्लियर हो गया था कि ये हमसे मानने वाले तो नहीं, अब ये आज़ादी लेकर ही रुकेंगे. ये उनके माइंड में क्लियर होना स्टार्ट हो गया था. 1942 में क्या आता है, क्रिप्स मिशन. नाइनटीन 42 में क्रिप्स मिशन आता है. ठीक है, ये भी कुछ अगस्त ऑफर की तरह सेम ही प्रपोजल्स लेके आता है एंड अल्टीमेटली ये ऑफर भी क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है. देन comes the year of 1946. very very important year, स्टार मार्क करना. 1946 में आता है कैबिनेट मिशन प्लान. कैबिनेट मिशन प्लान. कैबिनेट मिशन प्लान के 3 प्रोमिनेंट मेंबर्स होते हैं. ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के 3 प्रोमिनेंट मेंबर्स होते हैं. राइट डाउन, एवी अलेक्जेंडर, पैथविक लॉरेंस एंड सर स्टेफर्ड क्रिप्स. These were the 3 prominent members of Cabinet Mission Plan. A.V. Alexander, Pathwick Lawrence and Sir Stafford Cripps. ठीक है, लिख लिया. एंड फिर ये हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया देते हैं एंड अल्टीमेटली हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर दिस प्लान हमारे पास आती है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. and ultimately we get our own constituent assembly. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के ऐसे प्रोविजंस है जहां पे कुछ मेंबर इस असेंबली में, अब असेंबली क्या है, असेंबली तो हम वर्ड पढ़ रहे हैं ना, अल्टीमेटली असेंबली कौन बना रहा है, लोग. तो कुछ लोग इसमें क्या करके आएंगे, पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी थी. पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी थी. ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे डाल देगा, स्टेटमेंट डाल देगा दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ फुल्ली इलेक्टेड बॉडी. स्टेटमेंट, इज इट राइट और रॉन्ग? रॉन्ग. दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी. ठीक है, अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई फाइनली. कब से बात स्टार्ट हुई थी? 1934 में किसने आइडिया दिया था?
और उसके बाद से तब से बात स्टार्ट होके कब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, एग्जैक्टली, ठीक है, और फाइनली हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है, ठीक है। आइडिया पुट फॉरवर्ड बाय एम एन रॉय, ठीक है। बहुत सारी बुक्स जब आप पढ़ोगे 1922 ईयर का जिक्र भी नहीं कि गांधी ने, ठीक है। तो इसमें जब भी अगर ऐसा है दैट द फर्स्ट द आइडिया वाज प्रोपाउंडेड बाय, द आंसर वुड बी एम एन रॉय, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली और बहुत ही, जब उन्होंने ये आइडिया दिया था तब बहुत ज़्यादा ध्यान पूरी जनता का इस पे गया, ठीक है ना। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 389 मेंबर्स बने टोटल मेंबर्स। मैथ से डर तो नहीं लगता, लगता है ज़्यादा डरना नहीं आज की क्लास में, थोड़ा सा मैथ्स है, उसमें भी प्लस माइनस कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेंबर्स पढ़ने, ठीक है। तो 389 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये फर्दर डिवाइडेड थे। कभी प्रिंसली स्टेट्स का कॉन्सेप्ट सुना है कि हमारे यहाँ पे राज्य रजवाड़े होते थे, ठीक है, तो वैसे ही फर्दर बाइफर्केशन हुई। इस 389 में से 296 मेंबर्स थे, ठीक है, और एक तरफ थे 93 मेंबर्स, ठीक है, और एक तरफ थे 93 मेंबर्स। ये 93 मेंबर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, प्रिंसली स्टेट्स को, और ये 296 ये फर्दर बाइफर्केट हुए थे इनटू 292 प्लस 4। 292 कौन से थे, ये बेसिकली 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस को करते थे रिप्रेजेंट, ब्रिटिश गवर्नर प्रोविंसेस को। 292 थे जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नर्स थे, डायरेक्टली। एंड इन 4 में कौन थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। इन 4 में कौन थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस, ठीक है। और ये 93 किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। ऑल तो बाद में चल के प्रिंसली स्टेट्स ने क्या किया था, बाइकआउट कर दिया था। और क्यों किया था, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ थी कि अगर हमने कल को इनको ज्वाइन कर लिया, अब हमारा तो सेल्फ रूल है, राजा रजवाड़े, तो ऐसा ना हो कि हमारा ये राजा रजवाड़ों का सिस्टम ही खत्म कर दे, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट्स दे हैव देयर ओन इनसिक्योरिटीज। ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, मेंबर्स देख लिए, बताओ इलेक्टेड थी या नॉमिनेटेड थी, कैसी थी, पार्शियली इलेक्टेड, पार्शियली नॉमिनेटेड, फुल्ली इलेक्टेड नहीं थी ना। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम कैसे किया, ठीक है, नाउ विल अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम कैसे किया, ठीक। 3 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स याद होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स याद होनी चाहिए। द फर्स्ट मीटिंग वाज on 9 December 1946। फर्स्ट मीटिंग वाज 9 December 1946। किसने प्रिजाइड किया था, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ना अंडरस्टैंड, जब भी फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम बन गया, ठीक है, कोई एक नया नया भी एनरोलमेंट हुई है, पूरा क्लासरूम फुल है, बट वहाँ पे क्या है, अभी रोल नंबर एलोकेट नहीं हुए हैं, अभी मेरिट नहीं आया है कि किसने सबसे बढ़िया स्कोर किया, स्कोर कार्ड नहीं आया। तो एज ए टीचर मैं क्या करूँगी, मैं क्या बोलूँगी कि क्लास का सबसे रिस्पॉन्सिबल बच्चा फॉर द टाइम बिंग क्या करे, इस क्लास को हेड करे। तो वैसे ही क्या किया गया,
सचिदानंद सिन्हा बीइंग द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द असेंबली, इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया कि जब तक हम एक परमानेंट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्ट नहीं कर देते, ठीक है, जब तक हम एक परमानेंट मेंबर को इलेक्ट नहीं कर देते हैं. दिस इज बेसिकली द फ्रेंच प्रैक्टिस, जहाँ पे आप सबसे ओल्डेस्ट मेंबर को फॉर द टाइम बीइंग एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट कर देते हो, ठीक है. नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट मीटिंग 11 December 1946. 11 December 1946. 11 December 1946, headed by the permanent president. कौन था? राजेंद्र प्रसाद. Rajendra Prasad. And Rajendra Prasad was a permanent president. Rajendra Prasad was a permanent president. ठीक है. This was the second meeting. And third important meeting 13 December 1946, again headed by Rajendra Prasad. Again headed by Rajendra Prasad. And now understand the importance of this 13 December 1946. 13 December 1946 वाली मीटिंग में पंडित नेहरू हैज मूव्ड, आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में, 13 December 1946 वाली मीटिंग में पंडित नेहरू moved, पंडित नेहरू moved an objective resolution, को लिखना साथ साथ, पंडित नेहरू moved an objective resolution. और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चल के क्या बनता है? प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. समझ आई इंपॉर्टेंस 13 दिसंबर 1946 की? कि हमारे जो प्रेजेंट प्रीएम्बल का टेक्स्ट है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वाज मूव्ड बाय पंडित नेहरू ऑन विच डेट? 13 December 1946. ऑल्दो वी हैव अ डेडिकेटेड क्लास फॉर प्रीएम्बल, जहाँ पे हम पूरे प्रीएम्बल को अनफोल्ड करके समझेंगे. ठीक है, समझ आ गया? स्टार मार्क करना इस पॉइंट को. ठीक है. नाउ then comes Indian Independence Act of 1947. अब फाइनली ब्रिटिशर्स ने क्या किया? हमें आज़ादी दे दी. और आज़ादी के साथ ही कौन सा एक्ट हमें मिला? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 क्या कह रहा है? दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन बना था? नहीं बना था. अभी क्या था? द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर प्रोसेस. ठीक है, अभी क्या है? अभी प्रोसेस में. ठीक है, कब बन के तैयार होगा? दैट वी विल अंडरस्टैंड बाय द एंड ऑफ द क्लास. बट अभी क्या चल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसेस ही चल रहा है. तो अब जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है, किसी तो लॉ से गवर्न करोगे कंट्री, अदरवाइज क्या हो जाएगा? जंगल रूल. A country without a constitution is nothing but a jungle rule. कि जिसके पास पावर है वो आके क्या करेगा? बाकियों को एक्सप्लॉइट करेगा. ठीक है, ओवर पावर करेगा. तो बेसिकली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्या कहता है? दैट असेंबली, पहले तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी चल रही है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी? फर्स्ट, पहले तो इट विल बी एक्ट एज अ असेंबली टू बी a
फुल्ली सॉवरेन बॉडी। फुल्ली सॉवरेन बॉडी का मतलब क्या है? अब ये असेंबली किसी से पूछ के भी लॉ नहीं बनाएगी। Whatever members are there in the constituent assembly, they are mature enough, literate enough कि वो अपना लॉ हम खुद बनाएंगे। तो फर्स्ट इट विल एक्ट एज अ फुल्ली सोवरेन बॉडी। ये हम प्रियम्बल में भी वर्ड पढ़ेंगे। सोवरेनिटी इज अ वर्ड मेंशन्ड इन द प्रियम्बल। इंडिया क्या है? इंडिया इज अ सोवरेन। क्या मतलब होता है इसका? इंडिया इज अ सोवरेन, जहां पे हम किसी के अधीन नहीं है। वी हैव द राइट टू मेक आवर ओन लॉज। हम अपने लॉज खुद बना सकते हैं, हमें किसी से पूछ के नहीं बनाना है। ठीक है। डोमिनियन स्टेटस में क्या बोल रहा था कि इन सर्टन मैटर्स हमें अभी भी पूछना पड़ेगा। तो लेकिन हमने क्या डिमांड की थी? हमें क्या करना है? सेल्फ रूल चाहिए, पूर्ण स्वराज। वर्ड सुना है पूर्ण स्वराज? लाहौर सेशन, पंडित नेहरू, पूर्ण स्वराज की बात की गई। तो पूर्ण स्वराज बेसिकली क्या कह रहा था कि साहब अब हमें डोमिनियन स्टेटस मत दो, अब हमें क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो यहाँ पे असेंबली क्या करेगी? एक सोवरेन बॉडी की तरह एक्ट करेगी, यानी कि अब जो भी लॉज बनाएगी इसको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सेकंड, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन रहा है, असेंबली क्या करेगी? एनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तैयार है, असेंबली क्या करेगी? ऑर्डिनरी लॉज बनाएगी फॉर द कंट्री। और जब असेंबली ऑर्डिनरी लॉज बना रही है, इसको चेयर कौन करेगा? चेयर्ड बाय जीवी मलवंकर। चेयर्ड बाय जीवी मलवंकर। chaired by G.V. Malwankar. ठीक। Then the third function is, which is very important function, that is making of Indian Constitution. Making of Indian Constitution. और जब ये एज अ बॉडी विच इज वर्किंग ऑन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगी, तो हेड कौन करेगा? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, समझ आया? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, समझ आया? ओके। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है। ठीक है। पहली बात उसने बोला कि असेंबली एक फुल्ली सॉवरेन बॉडी की तरह काम करेगी, विच समझ में आ गया। देन वो कह रहा है कि ऑर्डिनरी, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है, कुछ तो लॉज चाहिए कंट्री को गवर्न करने के लिए, तो तब तक क्या करेगी? ऑर्डिनरी लॉज को भी एनेक्ट करेगी। और जब ये एज अ ऑर्डिनरी लॉ को एनेक्ट कर रही है, तो इसको हेड कौन करेगा? जीवी मालवांकर। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट एक्सपर्टीज चाहिए। तो जब ये ऑर्डिनरी लॉज के तौर पे काम कर रही है, तो इसको चेयर करेगा जीवी मालवांकर। एंड व्हेन इसका जो काम है, जो जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई है, जो परमानेंट काम है कि तुम्हें ये काम करना है, इसी के लिए लॉ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो बनाई गई थी। तो जब वो इस चीज पे काम कर रही है, विच इज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब कौन हेड कर रहा है? राजेंद्र प्रसाद। समझ आ गया? क्लियर है ना? और फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार होता है? फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार होता है? हाँ, 1947, 45, 47 में हम आजाद हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार होता है 26 नवंबर 1946, 5 सब बोल दिए, 1949, 26 नवंबर 1949। अब बताऊंगी कि एग्जामिनर कैसे फंसाएगा।
ठीक है, ये डेट याद रखना, विच इज 26 नवंबर 1949. दिस डेट इज मेंशन इन द प्रियम्बल. जब प्रियम्बल पढ़ाऊंगी तो प्रियम्बल में ये डेट मेंशन है कि हम अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं. वी आर गिविंग टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949. ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो रहा है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार है और हम इस डेट को खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं. बट एनफोर्स कब हुआ था? एनफोर्स होता है 26 जनवरी 1950. दिस इज द डेट जहां पे हमने क्या किया था, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया था. एनफोर्स करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, हमने इस डेट को अपना कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया था. और 26 जनवरी 1950 सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे. 26 जनवरी 1950 इसी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज रिपब्लिक डे. ठीक, वंस आई वाज वाचिंग एन इंटरव्यू जहां पे जम्मू में ही there was a guy, he was taking interview outside I think women's college or maybe science college or something. तो वहाँ पे the students they don't know the difference between Republic Day and Independence Day. उनको पता ही नहीं है कि 15 अगस्त को हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं या इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, या 26 जनवरी को हम एज अ रिपब्लिक डे मनाते हैं या इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं. तो 26 जनवरी 1950 को हम क्या मना रहे थे, और अभी तक हम 26 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं एज 15 अगस्त एज ओके. इसीलिए कहा था कि जब क्लास से बाहर निकलोगे एज एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन निकलोगे. ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आज तक अभी तक बच्चों को नहीं पता है. बीएससी कर ली, बीए कर ली, एमए कर ली, एमफिल कर ली, लेकिन अभी तक इन दो डेट्स का डिफरेंस ही नहीं पता है. ठीक, अब द क्वेश्चन इज, यहीं पे एग्जामिनर फंसाएगा. अगर उसने क्वेश्चन डाला है ऑन विच डेट वी हैव अडॉप्टेड आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, on which date we have adopted our constitution, तो आंसर क्या होगा? और अगर उसने क्वेश्चन डाला on which date we have enforced our constitution, समझ आया? वहां पे क्या करना है, पहले देखना है पेशेंस से कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है. क्या इसने मुझसे एनफोर्समेंट पूछी है या इसने मुझसे अडॉप्शन पूछी? अगर अडॉप्ट बोल देगा द डेट वुड बी डिफरेंट. अगर एनफोर्स बोल रहा है देन द डेट वुड बी 26 जनवरी 1950. Now, why 26 जनवरी 1950? बन तो गया था ना, नवंबर में बन गया था, इम्प्लीमेंट कर देते. इसीलिए किया था क्योंकि 1930 में एक सेशन होता है. ठीक है, इसी में बता दें. 1930 में एक सेशन हुआ था जिसे हम जानते हैं लाहौर सेशन. डोंट वरी, हिस्ट्री की क्लास में ये डिटेल में पढ़ोगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो डिटेल में पढ़ोगे. एक लाहौर सेशन हुआ था जहां पे पंडित नेहरू ने क्या बोला था, दैट वी वांट पूर्ण स्वराज. पूर्ण स्वराज. और इसी की सिग्निफिकेंस होल्ड करते हुए हमने 26 जनवरी का वेट किया, क्योंकि दिस वाज द डेट वाज 26 जनवरी. इसी की सिग्निफिकेंस को होल्ड करते हुए हमने क्या किया, हमने वेट किया 2 महीने एंड अल्टीमेटली हमने क्या किया, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया. ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया, कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं. 1947 को हमने अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया. और किसने डिजाइन किया है, डिजाइन्ड बाय पिंगाली वेंकैया.
डिजाइंड बाय पिंगाली वेंकैया। एंड देन 1950 में हमने अपना नेशनल एंथम अडॉप्ट किया। रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, समझ आ गया? रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। नेशनल फ्लैग डिजाइंड बाय पिंगाली वेंकैया। एंड नेशनल एंथम रिटन बाय, इतना स्लो क्यों लिखते हो? जब लिख लोगे बता देना। लिख लिया ना? देर आर सर्टन कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लिख लिया? लिख लिया ना? देर आर सर्टन कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कुछ कमिटीज बनी थी, ठीक है, जिन्होंने किसी एक रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट पे काम किया था। ठीक है, ये कमिटीज इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ेंगे मेजर कमिटीज। और इनको याद भी कैसे करना है वो भी बताऊंगी। ठीक है, राइट डाउन द फर्स्ट कमिटी, यूनियन पावर कमिटी। यूनियन पावर कमिटी, यूनियन पावर कमेटी हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। The first is Union Power Committee, second Union Constitution Committee and the third is State Committee. इन तीनों को हेड किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है ना? केएस के पेपर में क्वेश्चन आया था, हु अमंग द फॉलोइंग हैव हेडेड द स्टेट्स कमिटी। यहां से क्वेश्चन आया कि स्टेट कमिटी को हेड किसने किया था। एंड अगर केस में ये क्वेश्चन आ सकता है तो ये कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि इतना भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है कि एसएसबी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, एसएसबी में भी क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, जहाँ पे स्टेट्स कमेटी का पूछा था, मैं बताऊंगी कि इसमें बच्चे क्यों फंसे थे। 80% ऑफ द बच्चों ने क्या किया था, इस क्वेश्चन को गलत मार्क किया था, क्योंकि स्टेट्स कमेटी का था। और इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट्स किसने करवाया है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके लिए बना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और स्टेट्स कमेटी में क्या किया था, 80% ऑफ द बच्चों ने स्टेट का वर्ड सुनते ही क्या मार्क कर दिया था? सरदार पटेल। ठीक है, तो वहां पे पंडित नेहरू का ऑप्शन ही इग्नोर कर दिया बच्चों ने। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, जहां पे भी यूनियन की बात होगी वहां पे क्या आएगा? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, अगेन यूनियन की बात कर रहा है तो क्या आएगा? जवाहरलाल नेहरू। बट एक एक्सेप्शन है, जहां पे स्टेट्स कमेटी भी आएगी वहां पे भी क्या आएगा, याद रहेगा ना? The next committee is, write down,
स्टेयरिंग कमेटी, स्टेयरिंग कमेटी, इन दोनों को हेड किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर एग्जाम में नहीं कभी याद रहे और कभी ये कमेटी पूछ ले तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ये याद रखना। ठीक है, तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में कैसे याद रखोगे? आरपी, आर से राजेंद्र, पी से प्रसाद। ठीक है, और जिसने रूल्स ऑफ प्रोसीजर को हेड किया है, स्टेयरिंग भी उसी ने पकड़ा है। तो स्टेयरिंग, स्टेयरिंग कमेटी किसने हेड की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। और अगेन रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी किसने हेड की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। राइट डाउन द नेक्स्ट कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हेडेड बाय, यहां आएंगे सरदार पटेल। तो एग्जाम में कैसे याद रखना है? एग्जाम में कैसे याद रखना है? जहां पे भी प्रोविंसेस की बात होगी, जहां पे भी प्रोविंसेस की बात होगी, तो किसका नाम आएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हेडेड बाय सरदार पटेल। इसी के साथ एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी जिसके अंदर 5 सब कमिटीज बनी थी, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बट एडवाइजरी कमेटी अगेन हेडेड बाय सरदार पटेल। ठीक है, प्रोविंशियल कमेटी हेडेड बाय, एंड देन एडवाइजरी कमेटी हेडेड बाय। नाउ एक क्वेश्चन, आई एम अज्यूमिंग कि इसका आंसर तो दोगे। ठीक, अ वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी विच इज ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी हेडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, हेडेड कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी हेडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एंड बी आर अम्बेडकर वॉज द chairman of the committee. He was the chairman of the committee. Dr. Ambedkar was the chairman of the committee. ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी। बाकी मेंबर्स कौन थे? राइट डाउन द अदर मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। नेक्स्ट इज एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर, हाँ ड्राफ्टिंग कमेटी के ही मेंबर थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर। नेक्स्ट इज के एम मुंशी, के एम मुंशी। राइट डाउन द नेक्स्ट मेंबर, मोहम्मद सैदुल्लाह, मोहम्मद सैदुल्लाह। नेक्स्ट मेंबर एन माधवा राव, एन माधवा राव। एन माधवा राव ने किसे रिप्लेस किया था? बी एल मित्तर को। ड्यू टू इल हेल्थ बी एल मित्तर इसमें कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, और उनको किसने किया था? उनकी प्लेस किसने ली थी? एन माधवा राव को। द नेक्स्ट मेंबर इज टी टी कृष्णमचारी,
The next member is TT write down TT Krishnamchari. TT Krishnamchari लिखा. द नेक्स्ट मेंबर इज TT कृष्णमचारी. इन्होंने किसे रिप्लेस किया था? DP खेतान. DP खेतान. DP खेतान. So these were the members of drafting committee. These were the members of drafting committee. चेयरमैन कौन था? चेयरमैन कौन था ड्राफ्टिंग कमेटी का? डॉक्टर BR अंबेडकर. और बाकी मेंबर्स कौन से थे? N गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, मोहम्मद सैदुल्ला, N माधवा राव, TT कृष्णमचारी. ठीक है, तो टोटल कितने मेंबर्स हुए? कितने मेंबर्स हुए? देन जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट हुआ, मैंने बताया कौन सी डेट को अडॉप्ट हुआ था? कौन सी डेट को अडॉप्ट हुआ था? 26 दिसंबर. तो डेट ही नहीं लिखवाई है. 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था. एनफोर्स कब हुआ था? हाँ, और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था तब हमारे पास कितने आर्टिकल्स थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? 395 आर्टिकल. हाँ, इतनी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. बाकी माइनर कमेटीज है विच इज नॉट इंपॉर्टेंट. अगर क्वेश्चन आएगा भी तो मेजर कमेटी से याद रखना, मेजर कमेटी से आएगा. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन विच डेट? नवंबर. इसमें इतना सोचना नहीं पड़ना चाहिए. एंड एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950. और इस डेट को हमारे पास कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स, 22 parts and 8 schedules. And 8 schedules. As of 26 January 1950, we had 395 articles, 22 parts and 8 schedules. And 8 schedules. Presently we have around 450 plus articles, 25 parts and 12 schedules. अभी पार्ट्स कितने हो गए हैं? 25. और शेड्यूल्स कितने हो गए हैं? ठीक है. सो दिस वाज द स्टेटस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. कब? 26 जनवरी 1950 को. ये अडॉप्शन और एनफोर्समेंट में याद रखना. समझ आया? रिवाइज योर नोट्स. गिव अ क्विक रिविजन. हो गया? हो गया रिवाइज? ना. क्लोज योर नोटबुक्स. लुक एट द बोर्ड. क्या पढ़ा आज? पॉलिटी. इंडियन पॉलिटी.
पॉलिटी क्या होती है? पॉलिटी क्या होती है? जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि कोई एक कंट्री गवर्न कैसे करती है और किसके द्वारा गवर्न करती है, विच इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज के व्हाट? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, जिसके द्वारा एक पूरी कंट्री गवर्न कर रही है. हमारी पूरी जिंदगी हम जैसे काम करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कल को मन करेगा किसी की गाड़ी चोरी कर सकते हो. ठीक है, तो हमारी कंट्री कैसे गवर्न करती है? अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. फिर हमने क्या पढ़ा? मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा कि 1922 में पहली दफा आइडिया किसने दिया था? एम के गांधी ने. बट इसको बहुत ही स्ट्रांगली इस आइडिया को एडवोकेट किसने किया? इन द ईयर ऑफ 1934 बाय एम एन रॉय. एम एन रॉय वाज अ पायनियर ऑफ द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि वी शुड हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. देन 1935 में किसने इस आइडिया को सपोर्ट किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी बोला कि डेफिनेटली वी शुड हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद से देन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने बोला दैट ही डिमांडेड दैट वी शुड हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए. ठीक है, देन 1939 में क्या होता है? वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है और ब्रिटेन क्या करता है? ब्रिटेन को इंडिया का सपोर्ट चाहिए था और इंडियंस क्या कह रहे थे? दैट वी विल नॉट सपोर्ट यू. देन 1940 में हमें ब्रिटेन क्या देता है? अगस्त ऑफर देता है. अगस्त ऑफर में क्या बोलता है कि तुम्हारी आफ्टर द वॉर यू विल गेट योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. बट इसमें कौन सा स्टेटस दे रहा था? डोमिनियन स्टेटस. एंड इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस चाहिए था बाय देन? नहीं चाहिए था. क्यों? क्योंकि 1930 से ही हमारी डिमांड किसकी हो गई थी? पूर्ण स्वराज की. एंड देन हमने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया. 42 में सेम हमारे पास क्रिप्स मिशन आता है, हम तब भी रिजेक्ट कर देते हैं. और 42 में हम क्या लॉन्च कर देते हैं? 42 में हम क्या लॉन्च कर देते हैं? क्विट इंडिया मिशन 8 अगस्त 1942. तो हम 42 में क्या लॉन्च कर देते हैं? क्विट इंडिया मिशन. और ब्रिटिशर्स को अब ये बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि अब हम इंडियंस को गवर्न नहीं कर पाएंगे. ठीक है, एंड देन कम्स द ईयर ऑफ 1946. 1946 में क्या आ रहा है? कैबिनेट मिशन प्लान आ रहा है. और कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत 3 बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर्स आते हैं जिनका क्या नाम था? ईवी अलेक्जेंडर, पैथविक लॉरेंस एंड सर स्टेफर्ड क्रिप्स. ठीक है, और अंडर दिस कैबिनेट मिशन प्लान वी गेट आवर ओन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे पास बन गई विच वॉज पार्शली नॉमिनेटेड. वेरी गुड. एंड देन उसके बाद से कितने मेंबर्स थे? 389 वाज द टोटल मेंबर्स, जो फर्दर डिवाइडेड थे अंडर 296. 296 क्या थे? 11 ब्रिटिश गवर्नर प्रोविंसेस से थे, जो फर्दर डिवाइडेड थे 292 ब्रिटिश गवर्नर प्रोविंसेस थे एंड 4 वर फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस एंड 93 वर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स. एंड देन उसके बाद से हमारे पास हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वर्क कैसे किया. वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें हमने क्या पढ़ी? 3 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स पढ़ी. फर्स्ट मीटिंग वाज ऑन 9 दिसंबर, एक दिन छोड़ के 9 दिसंबर 1946. 9 दिसंबर 1946 हेडेड बाय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. हेडेड बाय, हाँ, तो सच्चिदानंद सिन्हा. बट व्हाट, ये क्या थे? परमानेंट थे, टेम्परेरी थे? टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, ये याद रखना. ठीक है, जहां पे सच्चिदानंद सिन्हा वाज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट. और उसके बाद से सेकंड मीटिंग कब हुई थी? 1946 में. एंड थर्ड मीटिंग वाज ऑन 11 और 13 वाली मीटिंग को किसने हेड किया था? राजेंद्र प्रसाद वाज द परमानेंट चेयरमैन. ठीक है, ही वाज द परमानेंट. एंड 13 दिसंबर 1946 की इंपॉर्टेंस क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था. किसने मूव किया था? जवाहरलाल नेहरू ने. और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या बनता है आगे चल के? टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देन हमने क्या पढ़ा था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कल को क्या बनता है? टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल. देन हमने क्या पढ़ा था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो जो साहब असेंबली बनी है वो कैसे काम करेगी? एज सोवरेन बॉडी. ठीक है, एज अ सोवरेन बॉडी. सेकंड क्या बोला था कि ऑर्डिनरी लॉज, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में नहीं आता है तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी? ऑर्डिनरी
लॉज बनाएगी, और जब ये ऑर्डिनरी लॉज बनाएगी उसको हेड कौन करेगा, चेयर कौन करेगा, जीवी मालवांकर, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो इसका काम था विच इज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी तो इसको हेड कौन करेगा, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार होता है, 26 नवंबर 1949, और हम इसको इम्प्लीमेंट कब करते हैं, 26 जनवरी 1950, एंड वी सेलिब्रेट 26 जनवरी 1950 एज रिपब्लिक डे, ठीक। नेशनल फ्लैग कब बना था, इसी दौरान 1947 में नेशनल फ्लैग बना, डिजाइन्ड बाय, एंड देन 1950 में नेशनल एंथम रिटन बाय, वेरी गुड। और उसके बाद हमने पढ़ा इस क्लास में कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें हमने मेजर कमिटीज पढ़ी। मेजर कमिटीज में हमने सबसे पहले कमिटी कौन सी पढ़ी, हाँ कौन सी पढ़ी, हाँ उसको हेड किसने किया था, सेकेंड मीटिंग, हाँ हेडेड बाय अगेन थर्ड कमिटी, स्टेट्स कमिटी हेडेड बाय, कैसे याद रखना है, जब भी एग्जाम में मेजर कमिटी पूछ लेगा, अगर वो बोल रहा है यूनियन लिखा हुआ है तो यूनियन में किसके द्वारा हेड की जाएगी, जवाहरलाल नेहरू, और एक एक्सेप्शन जहाँ पे स्टेट्स कमेटी पूछेगा, और ये क्वेश्चन आया भी, जहाँ पे स्टेट्स कमेटी पूछेगा हेडेड बाय, नेक्स्ट स्टेयरिंग कमेटी हेडेड बाय, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी हेडेड बाय, बोर्ड में देख के बोल रहे हो, नहीं, ओके, तो स्टेयरिंग कमेटी हेडेड बाय, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी हेडेड बाय, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड देन एडवाइजरी कमेटी हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद से हमने पढ़ा था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता उसको ड्राफ्ट किया, तो ड्राफ्टिंग कमेटी वाज हेडेड बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर, एंड अदर मेंबर्स कौन से थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, एम सैदुल्ला, एन एम माधवा राव, ठीक है, टी कृष्णचारी। और यहाँ पे हमने पढ़ा था दैट एन माधवा राव ने किसको रिप्लेस किया था, और टी कृष्णचारी ने किसको रिप्लेस किया था, डीपी खेतान को। और फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के हमें मिलता है ऑन विच डेट, 26 जनवरी, हाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के हमने खुद को दिया था, 26 नवंबर 1949, और उसके बाद से हमने इसको इन्फोर्स कब किया था, 26 जनवरी 1950, और जब ये बन के तैयार किया हुआ था वी हैड 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। क्लियर, समझ आया पॉलिटी क्या होती है, कोई दिक्कत, आसान लग रही है।